अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और सबसे पहले तो आज आप पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि पाकिस्तान में अदलिया का बाकायदा तौर पर बिल्कुल जिसको कहते हैं खात्मा हो चुका है। और अब आप इसकी तदफीन कर दीजिए, क्योंकि अब अदलिया नाम की कोई चीज पाकिस्तान में बाकी नहीं रही है। चंद एक जजेस थे मजामती जो सर उठा रहे थे और उनको कुचलने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के तमाम बड़े ओहदेदारान हैं, उन्होंने अपने अपने तौर पर अपनी अपनी मर्जी से इस गुनाह में अपने हाथ रंगे हैं और वो इसके मुर्तकिब करार पाए हैं। और ये मैं बात कर रही हूं कि एक हाई कोर्ट जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त पूरे इस फाशिस्ट निजाम के लिए सबसे ज्यादा दर्द सर बनी हुई थी, सबसे ज्यादा जिसके आजाद जजों ने नाक में दम कर रखा था, जो बहुत कंट्रोल से बाहर जज थे, उनको नुकेल डालना मुश्किल हुआ पड़ा था। तो उसमें आधा जो उसका मरहला था वो तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही पूरा कर दिया गया था, और बाकी जो आधा काम है वो आज के रोज मुकम्मल कर लिया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो फतह करने का प्लान था, उसको बड़ी तेजी से और बड़ी कामयाबी से और बहुत ही भोंडे और बहुत ही घटिया तरीके से उसको अंजाम दे दिया गया है। ये क्या हुआ है, 3 जजेस को लाकर यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, इंपोर्ट कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया है। और किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि दूसरी हाई कोर्ट से आपको जजेस लाकर यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़े। आखिर उनमें कौन से ऐसे हीरे जड़े हुए थे कि जो आपको इन जजेस में नजर नहीं आ रहे थे। तो अब किसी से भी ये कोई ढकी छुपी सूरत हाल नहीं है कि जिसको आप लफ्जों के चुंगल में बचा के घुमा के किसी भी तरह साबित करेंगे कि नहीं जनाब, इसके पीछे कोई बदनीयती नहीं थी। बदनीयती वाज़ेह है और वो सबको पता है। और यही वजह है कि कौम इस वक्त इन तमाम अय्यारियों, चालाकियों और मक्कारियों को खूब से समझ चुकी है। कौन से जजेस हैं भी आपको तफसीलात बताते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो फिर से धमकियां दे रहे हैं कि 26 नवंबर दोहरा देंगे। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का पैगाम भी आ चुका है अडियाला से। वो क्या सोच रहे हैं और उनका क्या पैगाम है अपनी कौम के नाम, वो आप तक पहुंचाएंगे। आज एक अहम मुलाकात की है जुनैद अकबर साहब ने, और इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट होगा इस पे भी बात होगी। आलिया हमजा साहिबा, जो जब से इमरान खान साहब ने उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है, बड़ी तेजी के साथ वो मुतहरिक होते हुए, जिस तरह से पूरे पंजाब में लग रहा है कि दोबारा से पीटीआई को तंजीम नौ करके खड़ा कर रही हैं, तो वो खटक रही थी। आज उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई जो कामयाब नहीं हो सकी, तो उसके ऊपर भी आपको सारी तफसील बताएंगे। और आज मुराद सईद साहब का भी एक ट्वीट जो है वो सामने आ चुका है। आर्मी चीफ साहब ने भी कुछ कहा है। ये सब कुछ आज इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात वहीं से, यानी अदलिया, और जहां पर जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आजाद हैं, कोई आपका लापता हो जाए, किसी को झूठे केसों में पकड़ लें, या जहां पर कोई आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है तो कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर आप दरवाजा खटखटा दें कि कहीं मुनासिब किसी जज के पास केस लग जाएगा तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा, तो उसको भी बंदोबस्त करना था। और ये तो उस वक्त ही पता चल गया था कि जब 6 जजेस ने खत लिखा था, तो तभी पता चल गया था कि ये तो इस सिस्टम के बिगड़े हुए बच्चे हैं और इनको तो सीधा करना बड़ा जरूरी है। तो लिहाजा 26वीं आनी तरमीम लाई गई और जिसपे सुप्रीम कोर्ट को भी नुकेल डाल दी गई। और माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़े हंसते खेलते अपने जो हाथ है वो आगे पेश किए कि लीजिए हथकड़ियां लगा दीजिए, लीजिए हमारे मुंह बंद कर दीजिए, लीजिए हमें एक अपना गुलाम बनाकर यहाँ बिठा दीजिए। और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी तरफ से तो खैर मजामत की गई। उन्होंने कल एक खत भी लिखा था, लेकिन उनके खत का जवाब नोटिफिकेशन से दिया गया। आज एक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया, जिसमें 3 जजेस को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिठा दिया गया, जिसके लिए आज दिन में ही तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी और कमरे तैयार कर लिए गए थे। इन 3 जजेस का अगर आपको बताएं जनाब, तो एक जज लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं। ये सरफराज डोगर साहब हैं जो कि 15वें नंबर के जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में। दूसरे खादिम हुसैन सुमरो साहब हैं। ये हीरा जो है वो सिंध हाई कोर्ट से लाया गया है और इनका जो सिंध हाई कोर्ट में नंबर है वो 26वां है। तीसरे जो हीरे हैं वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खास तौर पर लाए गए हैं और ये 12वें नंबर के वहां पर जज हैं। तो अगर इन तीनों जजेस की सीनियरिटी आप अपने इनके जिन कोर्ट्स में ये काम कर रहे थे वहां पर भी देखें तो वो इतनी नहीं है कि वो ये अपने भी कोर्ट्स में कहीं पर चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर किए जाते।
और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा जाए तो इनकी सीनियरिटी ही कल से शुरू होगी या उस दिन से शुरू होगी जिस दिन ये हलफ उठाएंगे। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी सबसे जूनियर मोस्ट जजेस होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सब अब खुलेआम ये बता रहे हैं कि इन्हीं में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और ज्यादा जो गालिब इम्कान है वो सरफराज डोगर साहब का है। तो एक दफा फिर से डोगर कोर्ट के नारे हमें बजते नजर आएंगे। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी डोगर कोर्ट बनाई गई थी। अलग बात है कि उस वक्त भी सर तस्लीम खम करके ऐसे बहुत से आपको जज नजर आते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवरों के गोद में बैठकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं और उनके आलाकार बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर चलते भी नहीं है। तो डोगर कोर्ट भी ज्यादा चल नहीं पाई थी। अब एक दफा फिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डोगर कोर्ट में तब्दील करने की कोशिश की गई है या की जाती है तो सूरत में क्या होगा ये देखना होगा। जहां इससे बहुत मायूसी लोगों में फैली है तो वहीं मैं तो इसको इस एंगल से भी देखती हूँ कि अच्छा है जो कुछ इन्होंने बर्बाद करना है एक साथ कर लें, ताकि कहीं से कुछ तो कहीं खड़ा होकर कोई तो जवाब देगा इनको। अगर आहिस्ता आहिस्ता हो या ढक छुपा के हो तो फिर शायद वो रिएक्शन नहीं आ पा रहा होता जो आना होता है। तो अच्छा है कि एक साथ तबाही बर्बादी जो इन्होंने करनी है वो करें ताकि दुनिया को नजर भी आए, एक्सपोज भी हो और खुल खुला के करें। जब बदमाशी करनी है तो फिर खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए, फिर इतनी उसको एहतियात से करने की क्या जरूरत है। तो अच्छी बात है कि ये आप कर लें, कर गुजरें। और इस सिलसिले में अब थोड़ी बहुत वकला तंजीमें हरकत करने की कोशिश कर रही हैं। आज इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और उन्होंने इस तमाम जो नोटिफिकेशन है और जो ये तैनातियां हो रही हैं इसके ऊपर मजम्मत का इजहार किया है शदीद अल्फाज में। और साथ में सुबह 11 बजे इन्होंने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया जिसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार भी ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। और यहाँ इनका ये कहना है कि हम अपना आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। तो लाहेअमल जी क्या तय कर रहे हैं? जब 26वीं तरमीम हुई थी तब भी हमने ये बड़े नारे सुने थे कि नहीं छड़ांगे और जनाब अब तहरीक चलेगी। तो कोई 715वां मरतबा हम ये ऐलान सुन चुके हैं कि जी वकला तहरीक चलाएंगे, अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। सुना था 26वीं तरमीम के मौके पे भी। फिर जब मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा था तब भी हम ये सुन रहे थे जी उनका बड़ा असर और रसूख है जी, वो अगर नहीं बनेंगे तो बड़ा रिएक्शन आ जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, खूब खाते गया सब। और उसके बाद अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पीछे करना था और हाई कोर्ट को फतह करना था तो उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी, लेकिन खतों और प्रेस रिलीजों से बात कभी आगे बढ़ी नहीं। और जब आप एक ऐसी जिसको कह लें कि वो एक ऐसी ताकत से नबर्द आजमा हो, मुंह जोर ताकत से जो किसी आइन और कानून को मानती ही ना हो, तो फिर उस सिस्टम में, ये मैं अदलिया के लिए बात कर रही हूँ कि उस सिस्टम में फिर रहते हुए आपके लिए आइन और कानून के अंदर रहकर जंग लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ये कोशिश जंग लड़ने की थोड़ी बहुत मंसूर अली शाह साहब ने की है, इन जजों ने की है, लेकिन ये जो जंग है इनको पता है कि ये इस सिस्टम में रह के अंदर नहीं लड़ी जाती, नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि अगला कोई खेल के कानून माने तो आप उसके साथ कोई फेयर गेम खेले ना, तो फिर बात होगी कि कौन कितना पलड़ा भारी रखता है। लेकिन जहां पे कोई अगला बंदा किसी खेल के असूल को मानने के लिए तैयार नहीं है तो वहां पर उसके साथ आप क्या उसूल और जवाबित की जंग लड़ेंगे? क्या आप उसको शाइस्तगी से खत लिखकर समझाएंगे कि ये ना करो, इससे अदलिया की आजादी पर हर्फ आ रहा है? तो ये सब फिर ढकोसले ही नजर आएंगे। बहरहाल जी ये काम हो चुका है और अब किसी को कोई शुबा नहीं रहना चाहिए कि ये सब तैनातियां क्यों की गई हैं और इसको किस तरह से, इसको कौन था जो इससे परेशान था। खटक रहे थे ये लोग जो कि ये सवाल करते थे कि लापता लोगों को कौन ले जाता है, जो सवाल करते थे कि जजों के घरों में कैमरे कौन लगाता है, जो सवाल कर रहे थे कि ये इस तरह के बोगस केसेस बनाकर कारकुनान को किस तरह अंदर रखा जा रहा है और बार बार उनको क्यों पकड़ा जाता है। तो ये सवाल करने वाले गुस्ताख जजों को ये पैगाम दिया कि भाई आप हमारी अगर बैत नहीं करेंगे तो फिर आपका करियर यहीं पे खत्म है। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाकी अपना जो करियर है उसको इसी तरह अपने प्लॉट ओहदे मुराद के साथ खामोशी से गुजारना पसंद करेंगे या फिर उसके लिए कोई ग्रैंड हिकमत अमली बनाकर बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर मैदान में ताकतवरों से आकर लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। वो वैसे भिड़ने वाला एक ही था जो अडयाला में बैठा है कैदी 804, वो सिर्फ इस सिस्टम को एक ही मिला, उसके जैसा कोई नहीं। बहरहाल अब इस बात पर आ जाते हैं जनाब कि जो
इमरान खान का पैगाम है वो क्या है। खान साहब कहते हैं जी कि 8 फरवरी को पूरी कौम यौम सियाम मनाए क्योंकि इस दिन आपके मैंडेट को बूटों तले रौंदा गया और बदतरीन तारीख की धांधली की गई। और इमरान खान साहब ने किसानों को, मजदूरों को, वुकला को, सहाफियों को, हर पिसे हुए तबके को ये जद्दोजहद का पैगाम दिया है कि ये सिर्फ हमारी जद्दोजहद नहीं है, ये पीटीआई की जद्दोजहद नहीं है, ये आवाम की जद्दोजहद है, ये आपकी जद्दोजहद है, तो सब इसमें शामिल हों। साथ में उन्होंने एक दफा फिर तरसिलात ज़र में जो कमी करने का एक पहले से अपील कर रखी है उसको दोहराया और फिर उन्होंने दोबारा मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का हम मुतालबा किए बैठे हैं और यही इसका हल है कि ये जो अफसोसनाक वाकयात हुए हैं इनमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक दफा फिर उन्होंने सज़म को दोहराया कि वो मर जाएंगे लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो उन्होंने कुछ अदरवाइज बात की है, ये तो ट्वीट में इनकी चीजें आई हैं, जो उन्होंने अदरवाइज सहाफियों से कुछ बातचीत की, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, उसमें 2 अहम जो रिपोर्ट हुए हैं ऐलानात उनकी तरफ से। एक तो ये बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने ये हिदायत की पार्टी को कि जो तैमूर सलीम झगड़ा साहब है इनको कैबिनेट में शामिल किया जाए अली अमीन की। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बज़ाहिर जो तैमूर सलीम झगड़ा हैं उनके साथ कोई उनकी आपको पता है कि ऐसी मामलात सीधे नहीं है कोई, और उनको अगर इमरान खान साहब ने शामिल करने का कहा है तो ये एक बड़ा पैगाम है अली अमीन के लिए, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे ये देखना होगा। दूसरी तरफ अली अमीन साहब के लिए भी ये पैगाम दिया है खान साहब ने, ये भी रिपोर्ट हुआ है कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से कि जनाब अली अमीन साहब को ये कहा गया है कि जो आईजी अभी हाल ही में तैनात हुए हैं, कल या परसों उनका नोटिफिकेशन हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये जो आईजी तैनात हुए हैं ये आपकी मर्जी के बगैर और आपके कॉन्सेंट के बगैर तैनात हुए हैं, तो आप इसको पब्लिकली डिसओन करें और उन्हें बताएं अपने सूबे के अवाम को कि जनाब ये जो आईजी लाए गए हैं ये मेरी मुशावरत और मेरी मर्जी से नहीं लाए गए, तो कल को अगर ये कोई भी ऐसा इकदाम करते हैं अवाम के खिलाफ तो उसका जो बर्डन है वो आप पे नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने इस बात के लिए तंबीह की कि इनके आने के बाद जो कारकुनान हैं अगर उनको हरासा किया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, तो इस चीज को इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी सूरत टॉलरेट नहीं करूंगा, फिर इसके ऊपर अली अमीन को पब्लिकली मौक़िफ लेना पड़ेगा। तो ये जो इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया है इसको मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है, इसको ऑफिशियली पार्टी की तरफ से फिलहाल नहीं बताया गया। इसके अलावा जी आज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जुनेद अकबर साहब जो कि केपी में अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने सदर बनाए हैं, 2-3 दिनों से आपको नजर आ रहा है बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज ये मंजूर पश्तीन से भी मिलने पहुंचे और वहां पर बड़े गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल भी हुआ है। ये जो मनाजिर थे इनके मिलने के, ये यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को बड़े जोर से खटके होंगे। उसकी वजह ये है कि मंजूर पश्तीन साहब जो है वो आपको पता है कि काफी खुले तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को ललकारते भी हैं। उनकी कुछ बातों से आप भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं भी इख्तिलाफ कर सकती हूँ। उनकी जो मुख्तलिफ इज्तिमात होते हैं उस पर जो नारे लगते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई अलहदगी की बात करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, तो इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, उसके फिर रीजंस भी जानने पड़ेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई हुई है, कि वो क्यों इस नहज तक पहुंचे हैं कि वो इस तरह एक इंतहा पसंद किस्म का मौक़िफ़ लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ये भी देखना पड़ेगा कि फिर इनको वापस आप कैसे कौमी धारे में लाते हैं, कैसे इन लोगों को मुज़ाकरात के जरिए कायल करते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो ये एक अपनी जगह सवालात हैं, लेकिन बहरहाल जो लोग भी ताकत रखते हैं और जिनके पीछे अवाम है तो उनके मुतालबात का जायजा तो लेना पड़ता है। और मंजूर पश्तीन साहब की पीटीएम तंजीम हो या फिर नारंग बलोच साहिबा की अमन यकजहती कमेटी हो, दोनों के पीछे आपको नजर आता है कि एक अवाम है और इस अवाम में ज्यादातर वो लोग हैं जो मुतासरीन हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो आमतौर पर आपको नजर आता है कि दुख के मारे हुए लोग हैं, जिनके पीछे एक कहानियां दुख भरी दास्तानें हैं। मुमकिन है कि उनके कुछ लोगों में से कोई लोग ऐसे हों जो वाकई मतलूब हों, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हों, लेकिन उसमें जो ज्यादातर तादाद नजर आती है वो ऐसे लोगों की नजर आती है कि जो ज्यादा तकलीफ में हैं और उनको उनके प्यारों का पता नहीं चल रहा। अगर उनमें से कोई मुलविस है, कुछ है, तो उनको सामने लाना चाहिए। जो एक कानून पाकिस्तान में है थोड़ा बहुत राइज, उसके मुताबिक उनको अदालतों में पेश करें, सजाएं दें, लेकिन यूं लापता कर देना काफी अजियतनाक है। तो दोनों के अपनी अपनी जगह मुतालबात हैं और ये एक जरूरी अमर था कि
جو بھی کوئی پارٹی مین سٹریم پارٹی ہے ان کے ساتھ اگر بات چیت کرتی ہے تو ان کی بھی جو تنظیمیں ہیں، جو ان کا کاز ہے، اس کو بھی ایک اسٹرینتھ ملے گی. دوسری طرف ان کو انگیج کرنے سے ریاست کو بھی فائدہ ہے، اس طرح کہ یہ لوگ اگر ان کو آپ سنیں گے نہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر آپ کو انتہا پسند تنظیموں کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، یہ پھر اسلحہ اٹھانے پہ نظر آتے ہیں آپ کو، یہ اپنی ہی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کرتی ہیں، ان کے مطالبات سنتی ہیں، اس کے لیے کوئی لاہ عمل نکالتی ہیں، تو یہ ریاست کے لیے بھی فائدے کی بات ہے کہ ہم نے سب کو دشمن بنا کے کوئی پہاڑوں پر تو نہیں بھیجنا. آخر آپ نے کتنی دیر لڑائی لڑتے رہنا ہے؟ کب تک ہم نے ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہی بنے رہنا ہے؟ ہم نے بھی تو کبھی ترقی کرنی ہے، کبھی مہذب دنیا بننا ہے، یا بس ہم نے یہ لڑ کے اور لوگوں کو مار کے اور مر کے اسی طرح ہی زندگی گزارنی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے. اور جنید اکبر صاحب منظور پشتین سے ملے ہیں، کیا یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ایک جو بنے جا رہی ہے آگے احتجاج کی طرف، اس طرف معاملہ جائے گا، یا پھر یہ صرف فی الحال بات چیت اور مذاکرات تک بات ہے؟ یہ اب دیکھنا ہوگا. کبھی امکان ہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ملیں گے. جو ایک مزاحمت کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، جو کہ بڑی ایکٹیولی اس وقت پنجاب کے مختلف ریجنز کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پوری پارٹی کو پنجاب میں. تو اسی لیے وہ کھٹکنا شروع ہو گئی تھی. اس بات کا امکان تھا کہ 8 فروری سے پہلے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو آج بھی اسی طرح عالیہ حمزہ صاحبہ ایک جگہ پر ایک پلازے کا شاید کوئی افتتاح کرنے کے لیے کسی گیدرنگ میں موجود تھیں، اور وہیں پر پولیس نے اچانک سے ریڈ کر دیا اور بڑی تعداد میں نفری آ گئی. جو وہاں پہ موجود رپورٹرز ہیں ان کے مطابق ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور کافی دیر محصور رکھا گیا، لیکن وہاں پر جو ان کے کارکن موجود تھے اور جو وہاں حلقے کی عوام تھی ان کی طرف سے اس کے اوپر ایک ریزسٹنس شو کی گئی، اور انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو نہیں چھوڑا، اور عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اپنے کارکنان سے الگ نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے پولیس پھر ان پہ ہاتھ ڈال نہیں سکی اور یوں ان کی گرفتاری ہو نہیں سکی. لیکن بہرحال بظاہری کوشش ضرور کی گئی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کام سے روکا جائے اور اس کے لیے ان کی گرفتاری عمل میں آ سکے. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ بہت دلیر خاتون ہے، اور جو میں نے ان میں ایک چیز سب سے زیادہ بڑھ کے دیکھی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ورکر کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں، بہت زیادہ اپنے ورکر کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ احتجاج ہو یا حلقے میں جانے کی بات ہو تو وہ آپ کو ہر وقت اپنے کارکنان کے ساتھ فرنٹ فٹ پر نظر آتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پھر کارکن بھی ایسے لیڈر سے پیچھے نہیں ہٹتے جب انہیں پتہ ہے کہ ان کا لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تکلیف دہ سفر بہت لمبا ہو چکا ہے، لیکن کیا یہ بے منزل ہے؟ مراد سعید صاحب نے آج اس کے متعلق ایک ٹویٹ کیا بڑے دنوں کے بعد. ایک تو انہوں نے 8 فروری کے احتجاج کے اوپر زور دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سفر طویل ضرور ہو چکا ہے لیکن بے منزل نہیں ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے 26 نومبر کے واقعات کے بعد جو گاڑیاں توڑی پھوڑی گئی تھیں اس سے متعلق بھی آگاہ کیا، اور کہا ہے کہ جو غائب ہو گئی تھی گاڑیاں ان سے متعلق بھی جب ریاست سے رابطہ کر کے انہیں واپس لینے کی کوشش کی گئی ہے، حوالگی کا طریقہ کار اپنایا گیا، تو کافی ان کی بس سمجھ لیجئے کہ گاڑیوں کا صرف کباڑ ہی انہیں مل سکا ہے. تو یہ ساری انہوں نے چیزیں بھی جو ہیں اس ٹویٹ میں ڈسکلوز کی ہیں. آخر میں اب یہ احتجاج کرنے کی بات تو پی ٹی آئی کر رہی ہے، لیکن کیا یہ احتجاج ان کا ایک پرامن احتجاج ہوگا یا اس کے اوپر دوبارہ خدا نخواستہ کوئی یوز آف فورس ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آج محسن نقوی صاحب سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ریکویسٹ تو پی ٹی آئی سے یہی کریں گے جو ہم نے 26 نومبر کو بھی کی تھی کہ آپ احتجاج نہ کریں، کیونکہ انہی دنوں میں شاید میچز وغیرہ بھی ہیں تو 8 فروری کے قریب. تو یہ سوال بھی کچھ اسی طرح پورٹریٹ کیا گیا تھا کہ اہم میچز ہیں اور اگر یہ احتجاج وغیرہ کرتے ہیں تو کیا لاہ عمل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، ہم پھر ریکویسٹ ہی کریں گے، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ان کا انداز یہی تھا کہ اگر نہ ہوا تو پھر جی ہم پہلے کی طرح ان کو روکیں گے. تو یہ اب کہنے کو یہ بات کریں گے. میں نے اور بھی ایک دو وزراء سے سنا ہے کہ بھئی ہم نے پہلے بھی روک کے دکھایا تھا، ہم پھر روک لیں گے. تو بیسیکلی یہ دھمکیاں لگا ضرور رہے ہیں کہ جی ایسا ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 26 نومبر جیسے دوبارہ ہم کر دیں گے. پہلے ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لیا اگر ہم نے گولیاں چلا دیں جو اب کوئی بگاڑ لے گا. تو یہ صرف ان کی باہر آ کے مجھے تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ڈینگ گئی ہیں، اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ اب بار بار 26 نومبر دہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا. خونے ناحق یوں بہا تو آپ لیتے ہیں لیکن وہ آپ کا جلد پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کے چھینٹے جو ہیں وہ ان کے دامن پر آج تک ہیں
اور وہ آوازیں، وہ چیخیں ان کے کانوں میں آج بھی سنائی دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب عالمی پریشر ایک بلڈ ہو چکا ہے اور ان کے جو کرتوت باہر سارے بتائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اوورسیز چیپٹرز کی طرف سے، وہ دنیا تک پہنچ چکے ہیں. انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو یہی وجہ کہ اب انہوں نے اپنے بڑے کلیئر میسیجز دے دیے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے حالات و واقعات کو اس طریقے سے ہی رکھا اور اس میں انسانی حقوق کی یہی پامالیاں کیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح نمٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور کئی پابندیاں لگ سکیں گی اور کافی پاکستان کے لیے سفارتی تنہائی کی طرف جانے کا خدشہ موجود رہے گا، جس سے اقتصادی پابندیاں بھی لگیں گی اور اس سے پھر معیشت کے حالات اور دگرگوں ہو سکتے ہیں. اب کہنے کو تو یہ کہہ رہے تھے آج جب محسن نقوی سے بھی پوچھا کہ جی اگر ٹرمپ نے فون کر دیا تو آپ کیا کریں گے، تو منہ سے تو کچھ بول نہیں سکے، بس ٹھینگا دکھا رہے تھے کہ جی ہم نہیں بات مانیں گے. لیکن اتنی اوقات ہے نہیں. حقیقت یہی کہ جب آپ بیگرز ہوتے ہیں تو پھر اتنی اوقات آپ کی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ ان کو منع کر دیں اور آپ کہیں کہ جی ہم جو مرضی کر لیں. 4 دن آپ کا ملک جو ہے اپنے پیسے کے اوپر سروائیو کر نہیں سکتا اور باتیں آپ ان سے کروا لو بڑی بڑی. تو یہ ان کی صورتحال ہے. باقی میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس طرح اگر کہیں گے کہ جی ہم دوبارہ گولی چلائیں گے اور یہ چلا بھی سکیں گے، اب وہ بات رہی نہیں ہے. اور جو پہلی بیک لیش آیا ہے 26 نومبر کا، وہ ان سے ابھی تک سنبھالا نہیں گیا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ روز اٹھا کے لوگوں کے بچوں کے اوپر گولیاں چلا دیں، ان کے بچے مار دیں اور پھر آپ کہیں گے جی ہم تو ایسے ہی کرتے پھریں گے. تو اتنے آپ طاقت میں اندھے ہو بھی جائیں تو ایک طاقت جو سب سے بڑی ہے وہ اوپر بیٹھی ہے، وہ پھر خود ہی آپ کا انتظام بھی کر لیتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ظالموں کو غرق کرے اور جو مظلوم ہیں ان کا مددگار ہو. ہم اس دعا کے ساتھ اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.